हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल श्री नेट जेआरएफ फिजिक्स। लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अभी से थोड़ा सा इस बार मैंने पैटर्न चेंज किया है। हर क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं और डेफिनेशंस वगैरह जो भी चीज़ आता है मैटर वो सारा समझाते हैं और लिखते भी उसी टाइम पे जाते हैं ना। तो उसके लिए ऐसा है कि इस बार मैं ऐसा चेंज किया है कि पहले से ही मैटर जो है वो कंटेंट लिख के रखूँगी, एक्सप्लेन वीडियो के टाइम करूँगी, ताकि क्या है कि लिखने का जितना भी टाइम होता है वो बच जाएगा, ठीक है। और एक ये कि जो भी हम टॉपिक करेंगे उसके साथ ही उसके न्यूमेरिकल्स मैं होमवर्क में दे दिया करूँगी, आप लोग ट्राई करना एंड नेक्स्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं देखिए। एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो बेसिक पॉस्टुलेट थे उनकी समरी, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। देन मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, इसकी एप्लीकेशंस की फॉर्म में आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वगैरह ये सब चीज़ें देखेंगे हम। देन इसके बाद में हम इसका कर्व देख के 1D 2D 3D सबकी बात करेंगे एंड एट द लास्ट देयर आर होमवर्क क्वेश्चंस दैट यू नीड टू सॉल्व। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 4 बेसिक पॉस्टुलेट्स। ऐसे तो हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, काफ़ी डिवाइडेड रहता है, पर मेन जो है उनको 4 में समरी के रूप में प्रिपेयर्ड है ये चीज़। फर्स्ट पॉइंट आता है कि गैसेज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमको पता है कि गैसेज किससे बनी होती है, मॉलिक्यूल्स में से बनी होती है। अब जो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरह से होते हैं, पॉइंट मासेस की तरह से होते हैं ना, और हम उसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्फेयर की फॉर्म में मान के चलते हैं। और एक गैस के मॉलिक्यूल्स में हम क्या कंसीडर करते हैं, क्या चीज़ होती है कि वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर है इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो साइज़ है, इनके कंपैरिजन में अगर हम देखें, साइज़ यानी इनका हम डायामीटर देखें, तो इनकी डायामीटर के कंपैरिजन में इनके बीच का जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए ताकि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, ठीक है। तो इसलिए गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनको मॉलिक्यूल्स को हम पॉइंट मासेस मानते हैं, परफेक्ट स्फेयर्स की तरह, और ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, यानी इनकी साइज के कंपैरिजन में इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकेंड वन इज मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। देखिए, जब मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर मूव करते हैं तो वो कोई जनरल पैटर्न फॉलो नहीं करते कि इस डायरेक्शन में जाएंगे या कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी, यानी उनकी जो वेलोसिटी होती है उसका कोई परफेक्ट या मैग्नीट्यूड बोले या डायरेक्शन बोले तो वो डिफाइन नहीं होता है। वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, यानी रैंडम मोशन होता है, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी से मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। थर्ड वन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ। अब देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, तो जब तक उसके ऊपर अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मोशन में ही रहेगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है गैस में, वो मूव कर रहा है, तो जब तक वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कॉलिजन नहीं करेगा या फिर कंटेनर जो है उसकी वॉल्स के साथ में कॉलिजन नहीं करेगा, तब तक क्या है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए क्या होगा कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, यानी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ। न्यूटन का लॉ फॉलो हो रहा है ना यहाँ। ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी ये दूसरों के साथ में कोलाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में जिस भी लाइन में जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा, और जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उतनी वेलोसिटी से ही मूव करेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाता है। तो ये क्या चीज़ हुई कि ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक है इसका मतलब कि जब वो आपस में एक दूसरे से कॉलिजन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी उसमें कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। हम मानते हैं कि कॉलिजन के टाइम पे मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करते हैं। तो ये बेसिक पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। अब देखिए मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉ कहता क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर and number of molecules in a definite range of velocities remain constant. This law is called Maxwell law of distribution of molecular velocities. तो क्या बोल रहा है ये कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है, वीआरएमएस की बात कर रहा है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं
तो कांस्टेंट टेम्परेचर में VRMS जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। पहली बात तो ये हो गई क्या चीज़ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा मॉलिक्यूल्स के लिए। दूसरी बात होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ डेफिनेट रेंज ऑफ वेलोसिटीज रिमेन कांस्टेंट, कि वेलोसिटी की हम कोई रेंज ले लेते हैं जैसे कि v से लेकर v प्लस डी वी। अगर c से डिनोट कर रहे हैं हम वेलोसिटी को तो c से लेकर c प्लस डी सी। तो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, ये एक डेफिनेट रेंज है वेलोसिटी की, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जैसे 5 से लेकर 7 मीटर पर सेकंड मैंने कर लिया ना, तो 5 to 7 क्या हो गया, एक पर्टिकुलर रेंज हो गई। अब उसके अंदर बोलते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें आ गई इसमें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ डेफिनेट रेंज ऑफ वेलोसिटीज रिमेन कांस्टेंट। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं, तो पूरा डेरिवेशन होता है इसका लेंथी, तो हम लोग सिर्फ इसका जो रिजल्ट है वो ध्यान में रखना है हमको। रिजल्ट क्या है, DNC इज इक्वल टू 4πn m डिवाइडेड बाई 2π k⁻³ एक्सपोनेंशियल ऑफ -mc²/2 kT c² dc। ये इक्वेशन बताती क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग वेलोसिटीज इन बिटवीन c एंड c प्लस डी सी। ठीक है, तो वेलोसिटी c और c प्लस डी सी है, इस रेंज ऑफ वेलोसिटी के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये DNC जो है वो हमको बताता है। क्या चीज़, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है c और c प्लस डी सी के बीच में, जिनकी वेलोसिटी लाई कर रही है। ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज applications of Maxwell distribution functions. So we are going to define now 3 points. What is average speed, what is root mean square speed, what is most probable speed. Okay, let's start with the first one, average speed. तो हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते कैसे हैं, छोटी क्लासेस में भी एवरेज निकालते हैं, टोटल जो वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चीज़ें जो होती है वो। ठीक है, तो c बार एवरेज स्पीड हो गई, कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n, और इनकी वेलोसिटी कितनी है c, DNC हमने अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर देखा था लास्ट पेज पे, वही चीज़ है DNC, यानी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है जिनकी रेंज c और c प्लस डी सी के बीच में है। उसको जब हम c से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं तो ये तो टोटल हमारी स्पीड आ गई है सबकी मिला के। अब हमको एवरेज स्पीड चाहिए एक की, उसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब सबकी जो है वो एवरेज स्पीड कितनी हो रही है, तो ये तो अलग अलग के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल स्पीड आ गई है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिर्फ वो लास्ट फॉर्मूला और इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाती है, √8 kT डिवाइडेड बाई m। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट चीज आती है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है उनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उल्टा करना है, ये जो है ना इसका उल्टा, यूँ देखें तो स्क्वायर करके मीन लेना है और फिर उसका रूट कर देना है। जैसे c है ना यहाँ पे, तो c का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसका मीन लिया, देन उसका ये पावर हाफ यानी रूट ले लिया, तो ये क्या हो गई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। समझ में आ गया, CRMS से डिफाइन करते हैं, ये मैंने लिख ही दिया। और c स्क्वायर का मीन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन किसके साथ में करना है, c स्क्वायर के साथ में DNC, और मीन है तो डिवाइडेड बाय n, और फिर पावर रूट तो पावर हाफ। इस चीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो CRMS आता है √3 kT/m। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है km का, वो मैं एंड में बताती हूँ आपको। देन देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसको बोलते हैं, हमको पता है सब मॉलिक्यूल जो है वो गैस में अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, और मान लेते हैं 7 मीटर पर सेकेंड से 10 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, तो जो 10 मॉलिक्यूल्स के लिए 7 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो उस स्पीड से चल रहे हैं, तो वो हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द स्पीड विथ विच द मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मूव इन द सिस्टम इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके लिए हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल के लिए इसका जो फंक्शन होता है उसको निकालते हैं, फिर वही जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है उसके मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, del f/del c 0, वो पूरी कैलकुलेशन होती है, उसको हमको काम की नहीं अभी,
हमको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। सी मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, √2kt डिवाइडेड बाय m। अब देखिए जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, इसमें हमको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वैल्यूज़ दे दी, एवरेज स्पीड निकालो, RMS निकालो, CMP निकालो। तो देखिए इस फॉर्म में तो लिखा है √2kt/m। यहाँ पे जो स्मॉल m है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में हमको वैल्यू दे रखी होती है कि जैसे नाइट्रोजन का है या जो भी है उसका हमको मास दे देते हैं किलोग्राम में। और kb यहाँ पर ये जो k है वो क्या है, kb है, kb यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो जब हमको ये जो मास दे रखा होता है किलोग्राम में, तो हम यहाँ पे √2kt/m वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इन केस हमको उन्होंने बोल दिया कि मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 28 होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। उस केस के अंदर हमको क्या ये फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, सॉल्व करना है सिंपली, तो वो आ जाता है 2RT/M टू द पावर हाफ, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है, 3RT/M टू द पावर हाफ एंड सेम हियर। तो ये चीज़ कैसे आती है, सिंपल सा हमको पता है कि जब हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं kb, तो वो क्या होता है R/Na, गैस कांस्टेंट और अवागाद्रोस नंबर। फिर स्मॉल m और कैपिटल M का जब हम रिलेशन देखते हैं तो हमको पता है स्मॉल m इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय अवागाद्रोस नंबर। वो सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, तो उनका जब हम सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट लाइक नाइट्रोजन का 28 दे दिया, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, तो 16 × 2 32, उस टाइप का आता है, तो हमको यहाँ पर वो m की वैल्यू रखनी है और r की वैल्यू रखनी है। और इन द केस हमको किलोग्राम में दे रखा है मास, तो उस टाइम पे हमको kb और m की वैल्यू रखनी है, ठीक है। आई होप kb वगैरह की वैल्यूज आपको पता होगी। बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 × 10⁻⁻23, ठीक है। तो इस तरीके से इनके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे इजीली। अगर हम इन स्पीड्स का रेशियो देखते हैं तो देखिए सी मोस्ट प्रोबेबल इज टू सी एवरेज इज टू सी RMS, ठीक है। तो उसमें क्या था, √2 √8/π√3, ठीक है। बाकी सब तो कांस्टेंट वैल्यूज थी जो सब में कॉमन थी, कैंसिल कर सकते हैं। एंड अगर हम इसको वापस डिवाइड करके 1 के रेशियो में लेके चलते हैं तो इनको रेशियो होता है 1:1.128:1.224, ठीक है। तो अगर हम dNc/dc और ये जो इसकी स्पीड चल रही है इनका कर्व ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके का कर्व आता है। अब देखिए मैक्सिमा आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वाला है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो। तो मैक्सिमा तो हमको डायरेक्ट पता पड़ जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबल वाला है, तो ये तो हो गया CMP। फिर जो इसकी सेकेंड लाइन आ रही है वो थोड़ा सा आगे चलें, ये क्या होगा, ये वाली टर्म इससे बड़ी 1.128 का आता है, ये होती है एवरेज स्पीड। और जो थर्ड नंबर पे फिर लास्ट में क्या है, CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इस कर्व का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कर्व जो है वो इस तरीके से बनता है। अब देखिए जब अनसर्टेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, तो जैसे डेल्टा C की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, √c² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस C की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जब डेल्टा C को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो प्रोपोर्शनल किसके आ रहे हैं, जो अभी हमने जितने भी फॉर्मूलेज लिखे हैं उसके अंदर इन टर्म्स को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि डेल्टा C प्रोपोर्शनल होता है √T/m के, ठीक है गाइज। अब देखते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमने स्पीड पढ़ ली है, ठीक है। ये जो अभी हमने स्पीड का देखा था वो जनरल फॉर्म 3D की होती है, ठीक है। अब हम जब स्पीड के बाद वेलोसिटी की बात करते हैं तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन आता रहता है। ये बोलता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ Vx इज इक्वल टू 0, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज 0। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लाइन है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, इधर हम Vx ड्रॉ कर रहे हैं। Vx क्या है, वो जो मॉलिक्यूल है उसका x एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो इसमें क्या होगा कि जितने पार्टिकल्स पॉजिटिव Vx डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव वाली, इधर की नेगेटिव वाली, तो जितने इधर है उतने ही इधर है, तो पॉजिटिव वाले जितने होंगे उतने ही नेगेटिव वाले होंगे। तो जब हम उनका एवरेज लेंगे, बिकॉज वेलोसिटी हमको पता है उस अकॉर्डिंग लेंगे, स्पीड तो कुछ नहीं लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी रोल हो जाएगा। तो जितने उधर जा रहे हैं इतने इधर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि एवरेज स्पीड या वेलोसिटी लेते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो 0 होती है। ऐसे अगर हम y कंपोनेंट के लिए देखते हैं तो भी Vy की जो एवरेज वैल्यू होगी वो 0, एंड सिमिलरली फॉर z कंपोनेंट ऑल्सो। Now if we take square of this Vx, okay, and then take the expectation value or the average value, यानी Vx स्क्वायर का इस तरीके से अगर हम एवरेज लेते हैं
तो एक्स कंपोनेंट में उसकी जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर का एवरेज लेते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है kBT/m, एंड इट इज़ just showing us that how can we express the mean in terms of the squares. Similarly, if we write for Vy squares, then same expectation of Vy square is also equal to kBT/m, and similar case for z direction also. So you have to just remember that when it's come to simply expectation or average value of Vx, then it is 0 because the number of particles that are moving in the positive direction and the number of particles that are moving in negative direction are equal. So the average of them in a particular direction is 0. But when we take the square, they give us kBT/m. And listen this, if we get a term like Vx, Vy expectation value, then I can simply write it as expectation of value of Vx and expectation value of Vy. As both these terms are 0, hence this product will be 0. So if any term of this kind comes, then directly you can write that this will be equal to 0. Okay. Now इसमें मैंने दो टेबल्स ड्रॉ करी हैं. वन इज़ फॉर मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी हमने स्पीड्स का देखा था, वो किस अकॉर्डिंग देखा था हमने कि 3D के लिए क्या होता है. ठीक है, 3D के लिए हमने ये तीनों टर्म्स देखी थी. अब देखिए आजकल जो पेपर आ रहा है नेट का, गेट का, जिनका भी देखो सब में एडवांस लेवल का आता है. 3D जो है वो बहुत सिंपल चीज़ होती है, सबको पता होती है. लेकिन 1D 2D ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में वो 1D लिख देगा 2D लिख देगा एग्जामिनर, तो आपको पूरा उसका आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो ये कैसे आता है उसका आइडिया दे देती हूँ. वो जो हम फंक्शन लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसकी कैलकुलेशन करते हैं. तो 3D के लिए हमने वो कैलकुलेशन की थी. उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो 2D 1D के लिए भी लिख सकते हैं. वो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो अभी करने की ज़रूरत नहीं है. जब उनके 2D और 1D के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास उसी अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज आ जाती है. ठीक है, तो देखिए डायमेंशन 3D के लिए हमने देखा था अभी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2 kT/m, एवरेज √8 kT/m और RMS √3 kT/m. ठीक है, अब याद करने के तरीके से अकॉर्डिंग बता रही हूँ, सिर्फ याद करने के लिए कि 3D 2D 1D के लिए मोस्ट प्रोबेबल जैसे 3D में √2 kT/m थी, तो इसमें 1 kT/m कम कर दो, यानी यहाँ पे 2 था तो 2D में सिर्फ √kT/m बचेगा और इसके अंदर 1D में वापस 0 हो जाएगा. RMS में हम देखते हैं तो 3D में कितना था √3 kT/m. देन हम 2D में देखते तो वही जो मैंने बोला एक कम कर दो तो √2 kT/m हो जाएगा. देन 1D में देखते हैं एक और कम यानी √kT/m. तो ये दोनों तो इस तरीके से ध्यान रख लेना एंड बीच वाली खुद ही ध्यान रख लेना. 3D में √kT/m, 2D में जो होती है एवरेज स्पीड वो हो जाती है √π/kT/2m, and then in next in 1D we can write it as 2 kT/m. So it is showing us the Maxwell speed distribution in different dimensions. These are most probable, average and RMS values of speed. Now next we take Maxwell's velocity distribution. Okay, so here it is also 1D 2D 3D. Most probable velocity, average velocity and RMS value. For all the dimensions, whether it is 1D, 2D or 3D, we see that the most probable velocity and average velocity are already 0. We have to keep in mind only that RMS value is giving a non-zero value. Okay, तो यहाँ पर हमने अभी देखा भी था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि पॉजिटिव बराबर जाते उतने नेगेटिव में जाते तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है. उसी तरीके से ये टर्म भी होती है. RMS वैल्यूज़ कितनी आती हैं तो देखिए 3D के लिए हमको पता है √3 kT/m होती है. तो वही जो ये चीज़ थी ना ये पूरी वो के वही हो जाएगी, यानी ये पूरी टर्म जो है वो यहाँ पर एज इट इज़ रहती है. 3D के लिए √3 kT/m, 2D के लिए √2 kT/m और 1D के लिए √1 kT/m, सिंपली √kT/m. ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है वो न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. अब मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ. दीज आर 4 न्यूमेरिकल्स दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम. इनको आप घर पर ट्राई कीजिएगा. जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट के बेसिस पे ये 4 क्वेश्चंस हैं. और वीडियो अब ऐसा ही मैंने सोचा है कि शॉर्ट ही होगी, क्योंकि बड़ी वीडियो भी हो जाती है लेकिन तो भी कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है ना. तो आई होप कि ये बेटर मेथड लगेगा. आपको भी सजेस्ट कर सकते हैं आप भी अपनी अकॉर्डिंग कि आपको क्या चीज़ बेटर लगती है. ओके, तो न्यूमेरिकल्स ये चारों सॉल्व कीजिएगा. ये एवरेज वेलोसिटी और इसी कंसेप्ट पे है और ये RMS सब एक ही चीज़ का है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. कभी कभी बोलती हूँ कर दिया करो. ओके गाइस, थैंक यू.